सिक्स्थ, एथ और 12th हाउस में? नहीं नहीं, देखिए अगर आप देखिए तुला लगन का व्यक्ति है, जो 12th हाउस है वहाँ पे कन्या राशि है, राहु और मून की पोजीशन है। अगर ऐसा व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़कर कार्य करेगा, सोशल मीडिया से जुड़कर कार्य करेगा, 12th हाउस का एट्रीब्यूट क्या है? 12th हाउस का एट्रीब्यूट है इन्वेस्टमेंट। अगर ऐसा व्यक्ति सोशल मीडिया की वर्किंग में इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको लाइफ में सक्सेस मिलेगी, 1000% मिलेगी। सैटर्न केतु जो कि 6th हाउस में है, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो आलसी होगा। अगर वो अपने डेली रूटीन को फॉलो करेगा तो उसकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। और इसमें जो मार्स, वीनस और मरकरी का जो कॉम्बिनेशन 8th हाउस में है, ऐसा व्यक्ति जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो अपने सेल्फ को देता है। अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा रहन सहन चाहिए। तो अगर ऐसा व्यक्ति यहाँ पर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना स्टार्ट करे तो उसकी मैरिज लाइफ खराब नहीं होगी। तो इसमें ना तो कोई भी ग्रह खराब हुआ, ना ही कोई भी हाउस खराब हुआ। सिर्फ अलाइनमेंट के तौर पर उस व्यक्ति को अपने, देखिए ज्योतिष का एक आयाम है आचार विचार व्यवहार, और इसी की वजह से एक व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। और अगर हम इनके साथ जुड़ करके कार्य करते हैं तो फिर वही सबसे अच्छा ज्योतिषीय उपाय है और चीज़ें अच्छे ढंग से कार्य भी करती हैं। मतलब हम 6th, 8th और 12th हाउस को अगर हम ट्रीट करना चाहें तो आराम से उसे अपनी दैनिक दिनचर्या के रूप में हम मतलब सही कर लें अगर उसे, तो ऑटोमेटिकली वो सही हो जाएगा। इसके लिए कोई अलग से हमें 50,000 का या 1 लाख का हवन पूजन कराने की ज़रूरत नहीं है। जी देखिए, ज्योतिष में जो रेमेडी है वो 3rd फेज पे काम करती है। सबसे फर्स्ट है कि हमारा जो भाव है, हमारी जो भावना है उसका सही होना। सेकंड तौर पर सबसे महत्वपूर्ण जो ज्योतिषीय उपाय है वो नेचर है, प्रकृति। अगर हम प्रकृति से जुड़कर कोई भी कार्य करते हैं तो वो सबसे अच्छा ज्योतिषीय उपाय है। 3rd फेज पर अब जैसे आप देखिए कि मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि ये हमारा धर्म त्रिकोण राशि है। वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि ये हमारी अर्थ त्रिकोण राशि है। मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि ये हमारी काम त्रिकोण राशि है। कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि ये हमारी मोक्ष त्रिकोण राशि है। तो हर किसी के लिए हवन कार्य नहीं करेगा, हर किसी के लिए जाप कार्य नहीं करेंगे, हर किसी के लिए डोनेशन कार्य नहीं करेगी। तो उनके एक अलग अलग प्रारूप हैं जिसके अनुसार उस व्यक्ति को वो सारी चीज़ें लाइफ में करनी पड़ती हैं। जी अब जैसे मेरा एस्ट्रोलॉजी से एक आखिरी सवाल है आपसे, इसके बाद हम बात करेंगे तंत्र के ऊपर। थोड़ा विस्तार में मैं तंत्र के ऊपर जानना चाहती हूँ, इसलिए मैंने एकदम बचा के टॉपिक रखा हुआ था लास्ट के लिए। तो एस्ट्रोलॉजी में 2 चार्ट होते हैं, एक लग्न और एक नवमांश। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि जो लग्न कुंडली है वो आप बाहर से कैसे हैं वो है, और नवमांश वो है जो आप अंदर से हैं। और किसी ने ये कहा है कि लग्न कुंडली आपका होता है, नवमांश आपके पार्टनर का होता है। तो थोड़ा सा आप क्लैरिटी दीजिए, बड़ा कन्फ्यूजन है लग्न और नवमांश में। जी देखिए, वैदिक ज्योतिष में जो कुंडलियां हैं वो 16 वर्ग कुंडलियां हैं। लगन कुंडली के साथ जोड़ करके 16 कुंडलियां बनती हैं। और जैसा कि हमारा स्टार्टिंग में था कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो BTR है, जन्म शुद्धिकरण, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। इसमें जो D16 चार्ट है वो हमारा 60 सेकंड में वाइब्रेट होता है, बदलता है। तो अगर आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइम बिल्कुल राइट है तो आप अपने जो कुंडली चार्ट है, जो नवमांश चार्ट है, उसी के अनुसार अपनी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं और जो भी ज्योतिष उपाय आप करना चाहें वो उसमें जोड़ सकते हैं। जो लगन कुंडली है वो व्यक्ति के स्वभाव को प्रदर्शित करती है। जो नवमांश कुंडली है वो उसकी इनर सोल, जो व्यक्ति अंदर से अपने विचारों को प्रदर्शित करता है, वो सारी चीज़ें नवमांश कुंडली से जुड़ी हुई हैं। इसके साथ साथ एक व्यक्ति का जो मैरिड लाइफ है, वैवाहिक जीवन है, वो नवमांश कुंडली से जोड़कर देखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका तुला लगन का जो मेल या फीमेल जातक है और नवमांश कुंडली में वृश्चिक लगन उदय होती है
तो ऐसा व्यक्ति जो अपनी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम फेस करेगा वो पारिवारिक तौर पे फेस करेगा। फीमेल की तरफ से मुझे लड़के की मदर या फादर के साथ नहीं रहना, और मेल चार्ट में रहेगा कि भाई मतलब कि जो परिवार के अदर सदस्य हैं मैं उनके लिए एक्सपेंडिचर क्यों करूं, जब इनकम मेरी तरफ से है, मेहनत मैं करता हूं, तो मैं दूसरे के लिए पैसे खर्च नहीं करूंगा। तो ये सारी चीज़ें लगन कुंडली, नवमांश कुंडली, सप्तमांश कुंडली हमारे चाइल्ड बर्थ से, बच्चों के व्यवहार से, दशमांश कुंडली हमारे प्रोफेशन, हमारे व्यवसाय को। दशमांश कुंडली किसे कहते हैं? दशमांश कुंडली हमारे कर्म क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। एक व्यक्ति अपने जीवन में किस कार्य को करेगा। अभी जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया, एक व्यक्ति जो कि काफ़ी अच्छी जॉब कर रहा है और उसके बाद कुछ पैसे सेविंग के उसने सारे व्यापार में लगा दिए, तो कुंडली की अलाइनमेंट दशमांश कुंडली की उसे प्रोमिनेंट बोलती है कि आप जॉब के माध्यम से काफ़ी अच्छा अपना जीवन यापन करेंगे। मतलब फर्स्ट टाइम दशमांश कुंडली के बारे में सुन रही हूँ। मतलब ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर हम अच्छे कंसल्टेंसी लेते हैं तो ये चीज़ें हमें जानने को मिल जाएगी कि अगर हमें किसी करियर में, किस करियर में या किस फील्ड में हमें आगे जाना है, किस में हमारी वृद्धि होगी, तो वो कुंडली से हमें पता चल जाएगा। जी, दशमांश कुंडली से। दशमांश D10 चार्ट हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ को, उसकी अलाइनमेंट को, उसके कार्य क्षेत्र को दर्शाता है। ओके, बहुत बढ़िया लगा ये जानकर। और अब हम थोड़ा सा रुक करेंगे तंत्र के ऊपर। तो मैं तंत्र के बारे में जानना चाहती हूँ कि तंत्र को बड़ा ही नेगेटिव तरीके से देखा जाता है कि तांत्रिक क्रिया है या जो तंत्र होता है उसे बड़ा ही दूषित और नेगेटिव माना जाता है। तो आखिर तंत्र है क्या, और क्या ये सच में बहुत नेगेटिव चीज़ है, या इसका जो ओरिजिन हुआ था वो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हुआ था और लोगों ने नेगेटिव बना दिया? जी देखिए, परमाणु का प्रयोग बिजली बनाने के लिए और बम बनाने के लिए दोनों ही पहलुओं पर किया जाता है। हमारे 4 वेदों में अर्थवेद, जो कि हमारे तंत्र का प्रारंभ है, वहाँ से किसी भी मेडिसिन्स को बनाने के लिए, दवाई को बनाने के लिए, किसी भी यंत्र को एक्टिव करने के लिए तंत्र का प्रयोग किया जाता है, और ये हमारे वैदिक सिस्टम से जुड़ा हुआ है। लेकिन वर्तमान कंटेक्स्ट में काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसका रीज़न है कि एक व्यक्ति जो कि कुछ पैसों के लालच में किसी के भी अच्छे और बुरे की परिकल्पना से बहुत दूर होके इन सारी चीज़ों की एक्टिवेशन में भाग लेते हैं। और इसका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है, देखिए किसी का अगर अच्छा कार्य करना है तंत्र के माध्यम से तो मिनिमम 21 दिन का संकल्प, 1.25 लाख जापों की श्रृंखला को पूरा करना, और उसी के अनुसार जो 21 दिन का एक वैचारिक प्रारूप है वो भोजन से संबंधित है, सभी नियमों से संबंधित है, जोड़ करके किया जाता है। वहीं तंत्र के माध्यम से जहाँ एक व्यक्ति किसी का गलत कार्य करता है उसको 5 नारियल, 5 जायफल, 5 लौंग, 5 नींबू, 500 ग्राम बतासे, उसे सिर्फ 3 दिन माँ कालरात्रि, माँ छिन्नमस्ता, माँ बगलामुखी, सिर्फ 3 एक्टिवेशंस को एक्टिवेट करना होता है किसी के भी बुरे कार्य को इंगित करने के लिए। और इसका एक छोटा सा जो कंसेप्ट हमने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं समाज में जो कि नशे के एडिक्ट होते हैं, और ऐसे ही व्यक्ति थोड़े से पैसे के लालच में किसी का भी बुरा कर देते हैं। जबकि तंत्र एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है अगर इसे हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में प्रयोग करें, या कोई बहुत ही मेजर जो इवेंट है जो लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है वहाँ पर यंत्र की जो एक्टिवेशन है वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट ज्योतिष में प्रदान करती है। जी, तो तंत्र में मैं जानना चाहती हूँ कि जो बलि प्रथा के बारे में जो लोग बात करते हैं कि कंपलसरी है और बड़ा शास्त्रार्थ चलता है, हमारे सनातन धर्म के अंदर ही शास्त्रार्थ होता है कि बलि होनी चाहिए, कोई कहता है नहीं होनी चाहिए, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, नागा साधु एक वर्ड है और इसमें एक नियम है कि 12 वर्ष की इनकी जर्नी है, और 12 वर्ष कंप्लीट होने के बाद उस व्यक्ति को वो एक उपाधि प्राप्त होती है कि इन्होंने नागा साधु की उपलब्धि को हासिल किया है। अभी जैसा आपने कुंभ में भी देखा,
लेकिन एक व्यक्ति अगर अपने आप को नागा साधु साबित करके फुटपाथ पे लोगों से भीख मांग रहा है या फिर कोई तंत्र क्रिया कर रहा है, तो वो व्यक्ति नागा साधु नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी लाइफ के, अपने जीवन के 12 वर्ष समर्पित कर दिए, उसे इन चीज़ों का मोह नहीं रहता। यही सेम जो कंसेप्ट बलि प्रथा या फिर समाज की जितनी भी और कुप्रथाएं हैं, उसका सिर्फ यही ओरिजिन है कि एक व्यक्ति जो कि अपने स्वार्थ के लिए, अभी सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर लोग लाखों ज्योतिषीय उपाय, रेमेडियों को प्रदर्शित करते हैं, चाहे उनका रिजल्ट अच्छा रहे या बुरा, उससे किसी को कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो ज्योतिष है वो अपने आप में एक बहुत ही डीप रिसर्च हमारा विषय है और लगभग 10 से 15 वर्ष जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो ना तो ऐसा व्यक्ति किसी का तंत्र के माध्यम से गलत करता है और ना ही उस चीज़ का दुरुपयोग या दुष्प्रचार करता